हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी एन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 20/11/2022 का ही शिफ्ट 2 में जो पूछा गया था प्रश्न पत्र, वही आज हम लोग हल करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेट देखिएगा, 9/12/2018 को जो शिफ्ट 2 में पूछा गया था बिहार एसएससी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल आपको ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आज हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं शिफ्ट 2 का 9/12/2018। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को अगर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे आप लोग। ठीक, चलते हैं प्रश्न की ओर सीधे। और ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ और भी सारे काफ़ी पब्लिकेशन का सेट लगा हुआ है। जाइए आप लोग, प्रीवियस ईयर का बहुत सारा है इसमें, हमारे प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, चेकआउट कीजिए, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, यहाँ पर 9/12/2018 का शिफ्ट 2 का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करने वाला है, यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें जल्दी से। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में मिंगोला नदी बहती है। ध्यान दीजिएगा, कौन से स्टेट में मिंगोला नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात में मिंदोला नदी जो है कि पश्चिमी भारत में गुजरात की एक नदी है, जिसका उद्गम दोसवारा सोनगढ़ के पास है। ठीक है, गुजरात में। इसके बेसिन की अधिकतम लंबाई 105 किलोमीटर और बेसिन की कुल जलग्रहण क्षेत्र 1518 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, तो इसका देखिएगा, ऑटोहॉन और स्ट्रेसमैन। ऑटोहॉन और स्ट्रॉसमैन ने किया था नाभिकीय विखंडन की खोज। देखिएगा, इसका खोज जो हुआ था, आपको ध्यान दीजिएगा, ऑटोहॉन तथा स्ट्रॉसमैन नामक दो जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने पहले यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इसके नाभिक को दो खंडों में विभाजित किया। यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जन हुआ। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। यहाँ पे कहता है कि राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता। राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017, देखिएगा 2018 में ये प्रश्न पत्र पूछा गया था बिहार एसएससी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको 2017 का करंट अफेयर है, जिसको ध्यान नहीं देना है। ये आपको प्रीवियस ईयर 1 ईयर पीछे का आप लोग करंट अफेयर लेकर के चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी उस समय मिला था आपको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 4 नंबर। यहाँ से कहता है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, तो बेसाल्ट जो होता है आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है। ज्वालामुखी देखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जो होता है, मैग्मा धरातल पर ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, जो ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, फुटता है ना, तो उसके भूगर्भ से जो निकलता है ना मैग्मा, उसके अंदर से, तो वो धरातल पर जब ठंडा होकर ठोस में जो परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। आग्नेय शब्द जो है कि लैटिन भाषा के इग्निस से, ठीक है, इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इनका निर्माण होने के कारण इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिएगा उदाहरण, इसको जैसे देखिएगा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है जैसे कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो, ऑब्सीडियन, पेग्माटाइन, डायोराइट, डोलोराइट, एंडेसाइट, फिर है पेरिडोटाइट, पिचेस्टाने इत्यादि। ये सब जो है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसी में से एग्जाम्पल देखिए बेसाल्ट दिया है, जो कि उत्तर आपका बेसाल्ट है इनमें से। ठीक है, डी ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का रसोई घर किसे क्या कहा जाता है। देखिएगा, कोशिका का, सेल का जो रसोई घर होता है, किचन, किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। देखिएगा, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्या है ये, तो पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, जो क्लोरोफिल जो उसमें जो मौजूद होता है, उसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी कारण हरित लवक, देखिएगा, इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 6 नंबर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा मैथ है। ये मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट होकर के ले लेंगे पीडीएफ, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और या चैनल के भी बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आपको लिंक टेलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, देखिएगा, मानव कान के लिए ध्वनि उपयुक्त होती है। जो हमारा
कान जो होता है मानव का, वो ध्वनि जो पूछ रहा है इनमें से कि उपयुक्त जो होती है कितना मतलब कि डेसिबल आपको सही होता है, तो 45 डेसिबल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 डेसिबल जो होता है जिससे हम लोग आम बातचीत करते हैं एक दूसरे इंसान से, तो 45 डेसिबल आपको उपयुक्त माना जाता है हमारे कान के लिए। 80 डेसिबल जो होता है इससे ज़्यादा आपको हानिकारक माना जाता है। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि देखिएगा WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना, यानी कि अगर 75 से ऊपर हो गया, जैसे कि 80 हो गया, 85 हो गया, ये सब आपको हमारे कान के लिए हानिकारक माना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है। लॉयन फिश किसे कहा जाता है, तो टेरोइस वोलिटान्स को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेरोइस वोलिटान्स को लॉयन फिश कहते हैं। देखिएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। टेरोइस वोलिटान्स को लॉयन फिश कहा जाता है। आमतौर पर लॉयन फिश दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में पाई जाती है। यह मछली इंसानों को पैरालाइज्ड बनाने और जान लेने में भी सक्षम है। ठीक है, काफ़ी घातक मछली है ये लॉयन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो मार्स को लाल ग्रह कहते हैं हम लोग, सभी लोग, काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है, इजी प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको भी इजी को भी इग्नोर करके नहीं चलना है, उसको भी देखना है, क्योंकि इजी में ही आदमी गलत करके चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल, मार्स ग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, 2 ही उपग्रह हैं, इसको याद रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है। ये मंगल ग्रह की सतह उत्पन्न जटिल है। यहाँ पर आपको देखिएगा बड़े बड़े 2 रेगिस्तान हैं, आपको ज्वालामुखी व पर्वत पाए जाते हैं मंगल ग्रह पर। मंगल के सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ठीक है, याद रखिएगा। मंगल अगर पूछ देगा कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है मंगल मार्स प्लैनेट पर, तो निक्स ओलंपिया याद रखेंगे, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पर, ये देखिएगा रीजनिंग है, ये बेमेल को छटना है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम हीरा, ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड जो है किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं हम लोग। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। इसका देखिएगा रासायनिक सूत्र होता है SiC। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न कहता है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर कहता है कि सार्वजनिक या तो फिर निजी क्षेत्र जो होता है उसका जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पर, किस बेस पर किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व के बेस पर किया जाता है, यानी कि स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का क्लासिफिकेशन किया जाता है। यूथ सेट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, उपग्रह। यूथ सेट जो है क्या है, ये एक उपग्रह है। ठीक है, यूसैट एक संयुक्त भारत और रूस का तारकीय और वायुमंडलीय उपग्रह मिशन है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान विद्वान स्तर के विश्वविद्यालयों के छात्रों की भागीदारी है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 नंबर यहाँ से क्या कहता है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात में। कहाँ, गुजरात में रण उत्सव। रण उत्सव गुजरात पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, जो गुजरात में वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करके पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, खालिस्तान परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है इनमें से। परपोषित, ध्यान दीजिएगा, खालिस्तान क्या परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है इनमें से, कौन सी नहीं है, तो देखिएगा स्वचालित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परजीवी, प्राणिसम, मृत पोषित। ये तीनों जो कि है ना, परपोषित पोषण की एक पद्धति है, लेकिन स्वचालित नहीं है। देखिएगा, वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय मिलता है, वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जो उसके पर आश्रित रहता है, ठीक है, परजीवी जीव को आश्रय मिलता है, उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। कोई भी जंतु या पौधा जो होता है ऐसा ना बचा होगा जो कि किसी न किसी परजीवी को अपने शरण में न देता है। अतः स्वचालित परपोषित पोषण एक पद्धति नहीं है। ठीक है, स्वचालित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का डाईबैक रोग का कारण क्या है। नींबू में जो डाईबैक का जो रोग होता है ना, ये आपको तांबा की कमी के कारण होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दे रहा है, जस्ता की कमी के कारण। 1 मिनट, देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। यहाँ पर डी दिया है जो कि गलत है ये, ठीक ना। ये तांबा की कमी के कारण होता है नींबू में डाईबैक रोग। यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है डिस्कस में, ठीक है, डिस्कशन में, नींबू में डाईबैक कॉपर यानी कि तांबा की कमी के कारण होता है। यहाँ पर दे भी दिया है, ठीक है, ये आपको गलत आंसर दिया है।
नींबू में जो लिटिल लीफ होता है ये भी कॉपर की कमी के कारण ही होता है, तांबा की कमी के कारण। आम में जो लिटिल लीफ होता है ना वो जस्ता की कमी के कारण होता है। मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी के कारण। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। और भी देखिए यहाँ पे दिया है एक और, फूलगोभी में व्हीप टेल जो होता है कि वो आपको मोलिबेडनम की कमी के कारण होता है। ठीक है, और भी देखिएगा यहाँ पर दिया है यहाँ पर कि चुकंदर में जैसे हॉट रॉट होता है के रोग, ठीक है, वो बोरोन की कमी के कारण। आलू का ब्लैक हर्ट रोग जो होता है ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी, जहाँ पर आलू का जो भंडारण किया जाता है रखने के लिए वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी होगी ना तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाएगा। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरोन की कमी के कारण होता है। और आंवले में आंतरिक निक्रोसिस जो होता है ये बोरोन की कमी के कारण। ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न कहता है कि डॉलेक्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 मई 2006। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2017 का विश्व सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? तो ये 2017 का है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है, उतना नहीं देखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ये हो जाएगा कोणीय। ठीक है, कोणीय होता है। जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार कोणीय होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में तो रीजनिंग है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर यहाँ से क्या कहता है कि कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हीरा। ठीक है, डायमंड। ठीक है, ये जो है कि कांगो गणराज्य में कटंगा पठार स्थित है। कटंगा पठार स्थित कहाँ है? कांगो गणराज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। कटंगा के पठार में विश्व का सबसे बड़ा हीरे का भंडार संचित है। इसके साथ साथ यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार भी संचित है साथ साथ में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कटंगा का पठार जो है दो धातुओं यानी कि हीरा और तांबा की दृष्टि से भी संपन्न है। इसके साथ साथ इसमें यूरेनियम धातु प्रमुख रूप से पाई जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? कौन सी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य जो है कि समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो डी में चले जाइए, ऑप्शन नंबर डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9वां पंचवर्षीय योजना में था आपको उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 1913 में हुआ था। किसने किया था? लाला हरदयाल व काशीराम में किया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में ये आपको हुआ था। लाला हरदयाल के प्रयासों से हुआ था। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजी रास्ता से मुक्ति दिलाना था। काशीराम का नाम देगा ऑप्शन में, तो वो भी साथ में थे इनके संस्थापक में। ठीक है, नाम याद रखेंगे उनका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 नंबर की हुवर बांध किस नदी पर स्थित है? एक हुवर बांध है, ये आपको कोलोराडो नदी पर स्थित है। कहाँ? कोलोराडो नदी पर। यहाँ पर और भी देखिएगा कुछ कुछ बांध दिया हुआ है, कौन सा नदी पर स्थित है। आसवान बांध नील नदी पर है, हुवर बांध कोलोराडो, और ओकोसोम्बो बांध जो कि वोल्टा नदी पर है। ये करीबा बांध जेम्बेजी नदी पर, ग्रैंड कुर्ली बांध आपको कोलंबिया नदी, और थ्री गार्जेज बांध यांगसी क्यांग नदी पर है। यांगटी से क्यांग आपको चीन में बहती है, इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स किरण एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये आपको ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक उदाहरण है। जैसे कि देखिएगा आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग का और भी उदाहरण होता है, जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, फिर एक्स किरण भी साथ साथ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 47 नंबर के राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकारी निकाय है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी? रुपए की शुरुआत कब की गई थी? तो ये मई 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ से सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र भारत कह रहा है कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 देखिए यहाँ पर दे रखा है बॉक्स में एक।
तो यहाँ पर देखिएगा सभी को हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था उस समय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। और भी देखेंगे यहाँ पर नीचे, भीमराव अंबेडकर थे आपको विधि मंत्री, ठीक है, भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे ये। और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। RK षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। और VN गॉडगिल कारखाना एवं ऊर्जा मंत्री थे ये। सब ये याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है सभी से, सभी आप लोग याद रखेंगे इसको। 54 नंबर देखिएगा प्रश्न, तो रीजनिंग है यहाँ पर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, ठीक है। भारत में शून्यकाल 1962 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि निश्वसन के दौरान वायु उच्च श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। देखिएगा निश्वसन में कह रहा है कि निश्वसन के दौरान वायु उच्च श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जो मात्रा पूछ रहा है कि कितनी होती है, तो देखिएगा ये 4% होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब, ठीक है। सांस लेते हैं तो कितना हम लोग लेते हैं, तो ये वाला याद रखिएगा 0.03%। जैसे वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% जो है, उतना ही हम लोग श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि निश्वसन के दौरान पूछ रहा है, यानी कि उच्च श्वास, ठीक है, यानी कि बाहर निकालते समय, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 17% लेते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी 21% लेते हैं, और निकालते कितना है, 17% है। 21% हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और 17% निकालते हैं। नाइट्रोजन 78.09% जो है जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना 0.03% हम लोग लेते हैं और 4% छोड़ देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखिएगा 59 नंबर कहता है कि वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, TM कृष्णा। करंट अफेयर काफ़ी पुराना है ये। 60 नंबर प्रश्न है कि पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, आपको केरल में स्थित है। कहाँ, केरल में। यह परियोजना जो है कि 1940 में 37.5 मेगावाट के स्थापित का क्षमता के साथ चालू किया गया था। 62 नंबर प्रश्न है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। सिरका, ठीक है, सिरका जो हम लोग खाते हैं। C एसिनोबैक्टर एसिटिक, एसिटोबैक्टर एसिटिक से हम लोग सिरका को तैयार करते हैं। देखिएगा सिरका को एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड से तैयार किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग सिरका के उत्पादन में वाइन या साइडर में इथेनॉल को एसिटिक एसिड में परिवर्तित करके किया जाता है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण रेशा क्रांति जो संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, जूट से ये संबंधित है। कुछ और प्रमुख क्रांतियाँ यहाँ पर हम लोग इसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, इससे भी प्रश्न आपको आता है, ठीक है, ध्यान देंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन जिसमें मछली का उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, दूध के लिए। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास के लिए है। सुनहरी क्रांति बागवानी है, सुनहरा में देखिए फल भी आता है, यहाँ बागवानी दे रहा है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। और गोल क्रांति आलू उत्पादन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, यहाँ प्रश्न कहता है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो C हो जाएगा, रामनाथ पांडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। प्रथम भोजपुरी एक उपन्यास था बिंदिया, ये जो लिखा गया था आपको रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। कोरिंगा मैंग्रोव आंध्र प्रदेश में स्थित है, तथा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भी आंध्र प्रदेश में ही के आपको काकीनाडा के समीप स्थित है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा कोरिंगा मैंग्रोव है के एक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भी है, ये दोनों आपको आंध्र प्रदेश में ही स्थित है दोनों, ठीक है। यह जो है कि आपको देखिएगा
भारत के पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। पहले आपको मैंग्रोव वन जो सबसे बड़ा आता है आपको पश्चिम बंगाल का आपको सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद आपको कोरिंगा का नंबर है दूसरे नंबर पर, ठीक है। इस अभयारण्य में पक्षियों की 120 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था तो कब? तो 2009-10 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 70 नंबर की, किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए कौन से वेब का उपयोग किया जाता है? तो लेज़र या सोनिक, ठीक है, लेज़र या सोनिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर वैज्ञानिक शोध संस्थान है, ठीक है, इसीलिए। देखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ये आपको अंटार्कटिका महाद्वीप द्वीप जो है कि पृथ्वी का ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 90% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 77, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है। तो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से आपका राइट आंसर, एल.एम. सिंघवी समिति। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। उसके आपको 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति 1977 में आया। फिर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.वी. के राय समिति 1985 में आया था, ठीक है। चारों को याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? यानी कि चुनाव आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 324 में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान का भाग जो 15 है जो निर्वाचन से संबंधित है, भाग 15 किससे संबंधित है? चुनाव यानी कि निर्वाचन से। अनुच्छेद 324 से 329 तक है ये, ठीक है। इनमें से और भी ये देखिएगा, 324 जो है कि 324 निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में निहित दायित्व, अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में संबंधित है। 325 में क्या है? धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। 326 में क्या है? 326 में है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 328 में है किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति इसमें प्रदान किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, एक नूबियन मरुस्थल है, ये आपको नामीबिया में है, ठीक है, नाम से मिलता जुलता है, ठीक है। नूबियन मरुस्थल नामीबिया में है। और भी इसका देखिएगा, कुछ और मरुस्थल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। नूबियन नामीबिया में है, कालाहारी बोत्सवाना सभी को याद होना चाहिए, काफ़ी इजी है। तकलामाकन ये भी इजी है, चीन में है आपको। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में है। अटाकामा चिली में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। मोजाब संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कहता है यहाँ पर कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति राय। 81 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो सी हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का जैसे इसमें भी यूज़ होता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। दर्पण जो है कि अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में इसका काम आता है। नाक, कान के गले के डॉक्टर के लिए भी किया जाता है इसका यूज़। गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट में सोलर कुकर में यूज़ होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य को देखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है ऑयल गैस एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑयल गैस, ठीक है। ऑयल गैस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं एक ही संयोजी आबंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कांग्रेस का नरमपंथी काल जो कह रहा है कि किसको कहा जाता है? तो 1885 से 1950। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और पहला अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, इसे भी याद रखना है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर की इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पर कि इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1948 में स्थापित किया गया था, एक वैधानिक निगम है ये। इसका प्रधान मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। IFCI वर्तमान में BSE और NSE में एक सूचीबद्ध कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, 2026 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 84वें संशोधन। 84वां संशोधन कब हुआ था, 2001 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। कौन सा इसमें से प्रोटीन है जो कि साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। तो ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है ये आपको साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, छोटा डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा दिन भी पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में, तो वैशाखी के दिन याद रखिएगा, वैशाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। किसके विरोध में ये आपको ये चल रहा था, तो रॉलेट एक्ट किसके विरोध में, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने अंग्रेजी ऑफिसर के बिना किसी पूर्व सूचना के चेतावनी के उस पर अंधाधुंध मतलब गोली चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 92 नंबर है कि खालिस्तान मृदा को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। तो रेगुर जो हो जाएगा यहाँ पर काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी को, यहाँ पर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी जो होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। इससे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट खालिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण को। ठीक है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनियां में शामिल है। कौन सी कंपनी इनमें से जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो सी हो जाएगा आपको MTNL। ठीक है, MTNL की स्थापना यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ होगा, सारा यहाँ पर दिया है। भारत हेवी भेल की स्थापना 1964, BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1976, कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975, गेल का आपको 84, HPCL का 1974 और IOCL का 1959। ठीक है, और भी दिया है यहाँ पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड 1975, ONGC 56, सेल 54 दे रहा है यहाँ पर, लेकिन 74 होना चाहिए सेल। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गलत दे रहा है। इसका आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, PGCL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड 1989 और PFC 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। देखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी में है कि व्यक्ति यानी कि मनुष्य का अध्ययन इसमें किया जाता है, उसी प्रकार से ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, तो CNR राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग है ये, तो 99 नंबर, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, किस देश में, ये मानव है मिटा हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में ये शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है। हिंदी उपन्यास है एक राग दरबारी, तो मोहन सिंह के द्वारा ये लिखा गया है।
अगला प्रश्न है कि गन मेटल सम्मिश्रण है, गन मेटल सम्मिश्रण है, ये किसका सम्मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा, टीन और जिंक का ये सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर की साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो साइमन कमीशन, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा 1930 में साइमन कमीशन। देखिएगा ये जो है आपको ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 में पुनः सुधारों के लिए 1927 में एक विधिक आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिसके कारण इसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और 1928 में साइमन कमीशन जो है कि ब्रिटिश भारत में पहुंचा, जहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, विरोध का मुख्य कारण साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने का कारण था। आयोग ने मई 1930 में अपनी इसे रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, 1930 में इसको रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, इसलिए डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी ये भी जान लीजिए, तो नवंबर 1927 में, याद रखिएगा नवंबर 1927 में, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नियुक्ति कब हुई थी, तो नवंबर 1927 में। और भारत आया था कब? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, देखिएगा तो ये तो मैथ है। 108 नंबर प्रश्न है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदारी टैक्स न देने का 1930, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में चौकीदारी कर देने का अभियान जो है कि 1930 में शुरू किया गया था। ये जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बिहार में चलाया गया था। ये अदा करने का अभियान मुख्य रूप से देखिएगा पूर्वी भारत में था। ये बिहार के मुख्य भूमि से संबंधित आपको कौन कौन सा देखिएगा जगह भी देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, मुंगेर, भागलपुर, सारण जिला में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत में कौन सा स्टेट है जो कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी लगाइएगा। ये देखिएगा प्रीवियस ईयर में देखिए पूछा हुआ भी है, बीपीएससी में भी पूछा गया था ये प्रश्न, और कई सारे और आगे पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि सचिवालय गोलीबारी की घटना कब घटी थी? छोटा डेट के साथ याद रखना है इसको, बी ऑप्शन होगा 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को ध्यान दीजिएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें से कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली। ठीक है, यहाँ ध्यान पूछता है प्रश्न कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से कौन विख्यात हैं कि नहीं जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली, नाम याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? टिटिकाका झील ये कहाँ आपको स्थित है? तो बोलिविया एवं पेरू में। ठीक है, बोलिविया और पेरू में ये स्थित है टिटिकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय तत्व है इनमें से, यानी कि सबसे एक्टिव सदस्य इनमें से कौन सा है? तो देखिए इनमें से इसमें सबसे सक्रिय जो एक्टिव तत्व जो होता है ना, इसमें से जो पोटेशियम है, पोटेशियम का संकेत होता है के, याद रखिएगा के। सोडियम का होता है Na, ठीक है, तांबा का कॉपर Cu, हाइड्रोजन का H, याद रखिएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ था, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। 117 नंबर प्रश्न है कि द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। 121 नंबर प्रश्न है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च में कौन से सेल का यूज़ होता है? तो शुष्क सेल, सूखा बैटरी होता है ना, शुष्क सेल का यूज़ किया जाता है टॉर्च में। लेक्लांशियस सेल का कहाँ यूज़ किया जाता है? अगर प्रश्न पूछ दे तो लेक्लांशियस सेल का, जहाँ पर विद्युत को की रुक कर यूज़ करने की जरूरत होता है, वहाँ पर लेक्लांशियस सेल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको विद्युत घंटी में हो गया, कॉल बेल हो गया, जैसे घर में कॉल बेल लगा होता है, ये सब हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब जगह पर आपको लेक्लांशियस सेल का यूज़ किया जाता है।
123 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर कौन थे। तो पहला अध्यक्ष तो विमल चंद्र बनर्जी थे, ये पहला थे 1885 में जो बने थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो देखिएगा दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। ठीक है, और पूछ देगा कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो टोटल 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी, भाग लिया था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 127वां प्रश्न कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि एजेंडा 21 क्या है, किसे संबंधित है। एजेंडा 21 तो देखिएगा आपको ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में जो हुआ था उसी से एजेंडा 21 संबंधित है। 134वां प्रश्न है कि विश्व पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता। तो देखिएगा ये सूत्र 2017 का दिया है, आप लोग 2023 और 24 दोनों देख लेंगे। 24 याद रखिएगा एकदम कंफर्म, 24 वाला। ठीक है, जिसका उस समय राफेल नडाल जीता था। प्रश्न है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारीगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है। मंदारीगिरी मंदिर जो है कि ये आपको बांका जिला में पड़ता है। ये भागलपुर से कट करके नीचे साइड में आपको बना हुआ है। बांका जिला भागलपुर से सटे हुए एक जिला है, वहीं आपको मंदारीगिरी का मंदिर मिलता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर देखिएगा कि सुदामा रविंद्र से बड़ा, ये आपको रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग बनाई है, काफ़ी ईजी सब है, ब्लड रिलेशन वाला है। ठीक है, बड़ा वाला है, ईजी में बन जाता है। 137 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एक के व्यावसायिक संगठन नहीं है। व्यावसायिक संगठन नहीं है इनमें से, तो सी हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कि एक व्यावसायिक संगठन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हडसन जल संधि जोड़ती है। हडसन जल संधि है कि ये किसको किसको जोड़ती है, तो देखिएगा ये हडसन खाड़ी एवं लेब्राडोर एक सागर है, उसी को जोड़ती है ये हडसन जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर रहा, तो उत्तर प्रदेश रहा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा श्वेत रक्त कनिकाओं का औसत जीवन अवधि कितना है। श्वेत रक्त कनिकाओं का जो WBC जो होता है ना, WBC, ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, तो इसका 141 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 से 7 दिन, ऐसे 2 से 5 दिन एग्जैक्टली होता है। ठीक है, 2 से 5 दिन, लेकिन यहाँ 5 से 7 दिन दे रहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है ये। ठीक है, RBC का कार्यकाल पूछ देगा, जीवन काल, तो 20 से 120 दिन होता है RBC का, इसका भी याद रखिएगा। ठीक है, और 3 से 5 दिन होता है जीवन काल ब्लड प्लेटलेट्स का, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। अच्छी गुणवत्ता का जो फ्यूज़ बना होता है ना, जिसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं फ्यूज़, तो देखिएगा तांबा, टीन और सीसा। ऐसे तो एक्चुअली आपको ये टीन और सीसा का यूज़ किया जाता है, लेकिन तांबा भी उसमें मिश्रण होता है। ठीक है, तो तांबा, टीन और सीसा यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149 नंबर, यहाँ पर कहता है कि सूरीनाम की राजधानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारामारिबो। पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा यक्षगान, अंतिम क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, ये कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन खत्म हुआ है सेशन, आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।